करंट अफेयर्स डेकार्ड का है। चलिए आज एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जो शायद भारत में लाखों लोगों की सच्चाई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उम्र कोई 55-60 साल, और पूरी जिंदगी मेहनत करके उसने अपनी रिटायरमेंट के लिए अपने एनपीएस खाते में एक अच्छी खासी रकम जमा कर ली है। वो सुकून से अपने बुढ़ापे की प्लानिंग कर रहा है और तभी अचानक से कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। अब उसके सामने एक बहुत मुश्किल सवाल है, क्या वो अपनी जिंदगी भर की पेंशन की बचत को इलाज पर खर्च कर दे? ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, गंभीर और सच्ची दुविधा है। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। भारत में लाखों लोग रिटायरमेंट के करीब आकर अपनी सारी बचत स्वास्थ्य पर लगा देते हैं। अब देखिए, पारंपरिक हेल्थ इंश्योरेंस मददगार तो होते हैं, पर उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। वो अक्सर छोटे मोटे यानी आउटपेशेंट खर्चों को कवर नहीं करते, या फिर प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए पीएफआरडीए यानी हमारी जो पेंशन नियामक संस्था है, वो एक नया प्रयोग कर रही है। और यही है एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना, जिसके बारे में आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक इसे अभी पायलट आधार पर लॉन्च किया गया है, तो यहीं से शुरू करते हैं। ये पायलट आधार का क्या मतलब है और आपने ये प्रयोग शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? देखिए, प्रयोग मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये वाकई एक नया आइडिया है जिसे पहले छोटे पैमाने पर आजमाकर देखा जा रहा है। इसी को कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई कार कंपनी अपनी नई गाड़ी को सीधे हाईवे पर उतारने से पहले उसे अपने प्राइवेट टेस्टिंग ट्रैक पर चलाकर देखती है। हर तरह से उसकी जांच करती है, कमियां पकड़ती है और फिर उन्हें सुधारती है। अच्छा, तो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जिसकी हमारे नोट्स में बात हो रही है, वो इसी तरह का एक सेफ टेस्टिंग ग्राउंड है, लेकिन वित्तीय उत्पादों के लिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक ऐसा ही नियंत्रित माहौल है जहां नए वित्तीय आइडियाज को कम नियमों के साथ एक सीमित दायरे में टेस्ट किया जाता है। इससे पता चलता है कि असल दुनिया में ये आइडिया काम करेगा या नहीं, और वो भी बिना पूरे वित्तीय सिस्टम को किसी जोखिम में डाले। तो ये स्वास्थ्य पेंशन योजना अभी इसी टेस्टिंग ट्रैक पर है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये योजना हमारे मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के साथ कैसे काम करती है? क्या ये एक अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है जिसे हम एनपीएस के साथ खरीदते हैं? नहीं, ये कोई अलग पॉलिसी नहीं है, और यही इसकी सबसे खास बात है। ये एनपीएस के मौजूदा ढांचे के अंदर ही एक नई सुविधा जोड़ने जैसा है। हमारे सूत्र से मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क कहते हैं, जो सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ, मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क। इसका मतलब क्या ये हुआ कि एनपीएस एक बड़ा सा घर है और ये स्वास्थ्य योजना उसमें एक नया कमरा जोड़ने जैसा है? मतलब ये कोई अलग से खरीदी गई प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि उसी घर का एक हिस्सा है। क्या बढ़िया एनालॉजी दी है आपने। बिल्कुल यही मतलब है। आपका एनपीएस खाता एक ही है, लेकिन अब उसी खाते के अंदर आप पेंशन के साथ साथ स्वास्थ्य खर्चों के लिए भी पैसा अलग रख पाएंगे। और ये सिर्फ बड़े खर्चों यानी अस्पताल में भर्ती होने, इन पेशेंट के लिए नहीं है, बल्कि छोटे मोटे खर्चों के लिए भी। जी बिल्कुल। डॉक्टर की फीस, दवाइयों जैसे छोटे मोटे यानी आउट पेशेंट खर्चों के लिए भी है, जो अक्सर इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। और क्या इसमें शामिल होना हर एनपीएस खाता धारक के लिए जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये एक स्वैच्छिक योजना है। अच्छा। कोई भी भारतीय नागरिक जो पात्र है अपनी मर्जी से इसे चुन सकता है। किसी पर कोई दबाव नहीं है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल जिंदगी में ये काम कैसे करेगा? मतलब अगर कोई इस योजना से जुड़ना चाहे तो उसे क्या करना होगा? पैसे कैसे जमा होंगे? इसकी प्रक्रिया को काफी सरल रखने की कोशिश की गई है। सबसे पहली शर्त तो यह है कि आपके पास एनपीएस का एक कॉमन स्कीम अकाउंट होना चाहिए। अब पैसे जमा करने की बात करें तो इसमें काफी लचीलापन है। आपको हर महीने कोई तय रकम जमा करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास पैसे हों, आप जमा कर सकते हैं। कभी 1000 रुपए, कभी 10,000। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। और फिर उस पैसे का क्या होता है? वो स्वास्थ्य वाले हिस्से में कैसे जाता है? हमारे नोट्स में एक 30% ट्रांसफर नियम का जिक्र है। हाँ, और ये इस योजना का आप कह सकते हैं दिल है। आप अपने एनपीएस खाते में खुद से जमा की गई राशि का 30% तक हिस्सा इस स्वास्थ्य पेंशन योजना में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ आपके अपने योगदान का हिस्सा, आपके नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के योगदान का नहीं। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी बात है। तो अगर किसी ने अपने एनपीएस खाते में खुद से मान लीजिए 2 लाख रुपए जमा किए हैं, तो वो उसका 30% यानी 60,000 रुपए इस हेल्थ स्कीम में डाल सकती है। लेकिन हमारे स्रोतों में कुछ शर्तों का भी जिक्र है।
जैसे उम्र को लेकर, और क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यह है? जी, 2 अहम शर्तें हैं। पहली, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ओके। और दूसरी, फिलहाल ये योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, ये अभी सिर्फ गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए है। यहीं पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। ये 30% की जो सीमा है, ये कुछ कम नहीं लगती? अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंतित है और ज्यादा पैसा इस फंड में डालना चाहता है, तो ये उसके लिए एक सीमित विकल्प नहीं हो गया? और सरकारी कर्मचारियों को इससे बाहर क्यों रखा गया है? बहुत वाजिब सवाल हैं आपके। देखिए, 30% की सीमा शायद इसलिए रखी गई है ताकि योजना का जो मूल उद्देश्य है, जो कि पेंशन है, उससे ध्यान ना भटके। ये एक सप्लीमेंट्री सुविधा है, पेंशन का विकल्प नहीं। अगर लोग सारा पैसा स्वास्थ्य में डालने लगेंगे तो रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस कम हो जाएगा। रही बात सरकारी कर्मचारियों की, तो उनके पास पहले से ही CGHS जैसी स्वास्थ्य योजनाएं होती हैं जो काफी व्यापक कवरेज देती हैं। शायद इसीलिए उन्हें अभी इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया है। ये एक तार्किक एक्सप्लेनेशन है। चलिए, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं जिसके लिए ये सारी कवायद की जा रही है। मान लीजिए किसी को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो इस खाते से पैसे निकालने के नियम क्या है? तो देखिए, निकासी के नियमों को 2 स्थितियों के हिसाब से बनाया गया है। पहली है आंशिक निकासी, यानी पार्शियल विड्रॉल। अगर आपको इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो आप अपने स्वास्थ्य खाते में जमा कुल रकम का 25% तक निकाल सकते हैं। 25% तक, ठीक है। और क्या इसके लिए कोई शर्त है? हाँ, एक शर्त है। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए आपके स्वास्थ्य खाते में कम से कम 50,000 रुपए का बैलेंस होना जरूरी है। अच्छा, 50,000 का मिनिमम कॉर्पस। जी। अगर आपका बैलेंस इससे कम है तो आप ये 25% वाली निकासी नहीं कर सकते। ये नियम शायद इसलिए है ताकि छोटे मोटे खर्चों के लिए बार बार पैसा ना निकाला जाए और एक ठीक ठाक कॉर्पस बना रहे। समझ गए। तो कम से कम 50,000 रुपए होने पर 25% तक निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए, कोई गंभीर बीमारी हो जाए जहां 25% से काम ना चले, तब क्या होगा? ऐसी ही गंभीर स्थितियों के लिए दूसरा नियम है समय से पूर्व पूर्ण निकासी, यानी प्रीमेच्योर फुल विड्रॉल। अगर किसी को कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है और इलाज का अनुमानित खर्च आपके स्वास्थ्य खाते में जमा कुल रकम के 70% तक पहुंच जाता है। 70% तक? हाँ, तब आप 100% यानी पूरी की पूरी रकम निकाल सकते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो बड़ी स्वास्थ्य आपदाओं के लिए बनाया गया है। ये वाकई एक बड़ा सुरक्षा कवच लगता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। ये सब सुनने में तो एक हेल्थ इंश्योरेंस जैसा लग रहा है, तो कोई व्यक्ति बाजार से एक सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बजाय इस योजना में पैसा क्यों लगाएगा? दोनों में क्या फर्क है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस और इस योजना में कुछ बुनियादी फर्क हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में आप हर साल एक प्रीमियम भरते हैं जो एक तरह का खर्च है। अगर आप उस साल बीमार नहीं पड़े तो वो पैसा वापस नहीं मिलता। जबकि इस योजना में पैसा आपका ही है जो आपके NPS खाते में बढ़ भी रहा है। अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो वो आपकी पेंशन की बचत का ही हिस्सा बना रहता है। अच्छा, तो यहाँ प्रीमियम का डूबने वाला कोई चक्कर नहीं है। ये मेरे ही पैसे हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। और क्या फायदे हैं? दूसरा बड़ा फायदा, जैसा हमने पहले बात की, ये आउटपेशेंट खर्चों को भी कवर करने की क्षमता रखता है। भारत में ज्यादातर स्वास्थ्य खर्च इसी श्रेणी में होता है। डॉक्टर की फीस, टेस्ट, दवाइयां। ज्यादातर बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां इन्हें कवर नहीं करती। ये योजना उस गैप को भर सकती है। तीसरा, आपका पैसा NPS के तहत निवेशित रहता है, तो उस पर रिटर्न भी मिलता है। लेकिन इसका कोई नुकसान भी तो होगा। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में आपको कम प्रीमियम पर लाखों का कवर मिल जाता है, यहाँ तो कवर उतना ही होगा जितना आपने जमा किया है। बिल्कुल सही। ये इसका एक सीमित पक्ष है। इस योजना में आपका सुरक्षा कवच आपके अपने योगदान पर निर्भर करता है। अगर आपने कम पैसे जमा किए हैं तो आपको कवर भी कम ही मिलेगा। जबकि हेल्थ इंश्योरेंस में अब 15-20 हज़ार के प्रीमियम पर 10 लाख का कवर ले सकते हैं। इसलिए इस योजना को हेल्थ इंश्योरेंस का विकल्प नहीं बल्कि उसका पूरक यानी सप्लीमेंट समझना चाहिए। मतलब ये उसका रिप्लेसमेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन खर्चों के लिए है जो आपका इंश्योरेंस कवर नहीं करता, या फिर उन लोगों के लिए है जो किसी वजह से इंश्योरेंस नहीं ले पाते। वाह, ये तुलना तो बहुत ही मददगार है। तो ये एक या वाली स्थिति नहीं है बल्कि और वाली है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस भी रखें और इस सुविधा का भी लाभ उठाएं। अब एक और व्यावहारिक बात पर आते हैं, क्लेम सेटलमेंट। पैसा मिलेगा कैसे?
अक्सर ऐसी योजनाओं में पैसों के गलत इस्तेमाल और फर्जी दावों का डर बना रहता है। इस समस्या का यहाँ बहुत ही स्मार्ट तरीके से हल निकाला गया है। जब आप इलाज के लिए पैसा निकालेंगे तो वो पैसा सीधे आपके यानी मरीज के बैंक खाते में नहीं आएगा। तो फिर कहाँ जाएगा? पैसा सीधे अस्पताल को या फिर टीपीए यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर या एचबीए यानी हेल्थ बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेटर को भुगतान किया जाएगा। ये वही संस्थाएं हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम प्रोसेस करती हैं। इस व्यवस्था से 2 बड़े फायदे होते हैं। क्या फायदे हैं? अरे वाह, ये तो कमाल का फीचर है। लेकिन मान लीजिए किसी ने इलाज के लिए 1 लाख रुपए की निकासी की मंजूरी ली, पर बिल सिर्फ 80,000 रुपए का ही बना, तो बचे हुए 20,000 रुपए का क्या होगा? ये भी एक बेहतरीन सवाल है और इसका समाधान भी उतना ही अच्छा है। इलाज के बाद जो भी पैसा बचता है वो कहीं जाता नहीं है, वो अपने आप आपके एनपीएस के कॉमन स्कीम अकाउंट में वापस ट्रांसफर हो जाता है और फिर से आपकी पेंशन बचत का हिस्सा बन जाता है। क्या बात है! इससे आपका एक भी पैसा बर्बाद नहीं होता। ये तो वाकई एक बहुत ही पारदर्शी और ग्राहक हितैषी व्यवस्था लगती है। तो कुल मिलाकर ये योजना भविष्य की एक झलक दे रही है, जहां हमारी वित्तीय योजनाएं ज्यादा जुड़ी हुई और जरूरतों के हिसाब से ज्यादा लचीली होंगी। तो अब आगे क्या? जैसा कि हमने शुरू में कहा, ये अभी पायलट चरण में है। जी, अभी ये टेस्टिंग ट्रैक पर है। इसमें सीमित संख्या में ही सब्सक्राइबर्स को शामिल किया जाएगा। पेंशन फंड्स को भी इसे लागू करने से पहले पीएफआरडीए से मंजूरी लेनी होगी। इस चरण में इसके प्रदर्शन को बारीकी से देखा जाएगा। लोग इसे कितना अपनाते हैं, निकासी की प्रक्रिया कितनी आसान है और क्या ये वाकई उस समस्या को हल कर पा रही है जिसके लिए इसे बनाया गया है। और अगर ये परीक्षण सफल रहा तो? अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो ये भारत में रिटायरमेंट और हेल्थ केयर प्लानिंग के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसे बड़े पैमाने पर देश के सभी नागरिकों के लिए लागू किया जा सकता है। ये वित्तीय सुरक्षा को एक नया आयाम देगा, जहां आप सिर्फ रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए नहीं, बल्कि उस दौरान आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए भी पहले से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अब देखना यह है कि ये गाड़ी टेस्टिंग ट्रैक पर कैसा परफॉर्म करती है। निश्चित रूप से ये एक ऐसी पहल है जिस पर हम सब की नजर रहेगी। ये पेंशन और स्वास्थ्य का मेल कई लोगों के लिए बुढ़ापे में एक बड़ा सहारा बन सकता है। बिल्कुल, और ये हमें एक बड़ा सबक भी सिखाता है कि वित्तीय योजनाएं अलग-अलग खानों में नहीं होनी चाहिए। जीवन जुड़ा हुआ है तो हमारी बचत और निवेश की योजनाएं भी जुड़ी हुई होनी चाहिए। शारदा ऑनलाइन क्लास का टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकता है।